अस्सलाम वालेकुम। खुल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि इमरान खान ने गुज़िश्ता नायब तरमीम के समात में जो शिकायत की थी सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कि वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, इसके साथ साथ कैद तन्हाई का जिक्र किया। आज हुकूमत ने उनके सेल की तस्वीर जारी की हैं और उसमें जो कुछ मौजूद है उसके हवाले से भी बताया गया। एक तो हम इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ नायब तरमीम केस में जो बानी PTI चूँकि वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उन्होंने दलाइल दिए हैं और गुफ्तगू हुई है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान जो है अब तक वो 159 रन बना चुका है और 7 खिलाड़ी उसके आउट हुए, जबकि अब अमेरिका की जानिब से जो है वो बैटिंग की जा रही है। इस वक्त मैच जारी है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन, इब्राहिम अब्बासी, सलमान अनीस और उमर दराज गोदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ शो में। सबसे पहले तारिक मतीन भाई बताइएगा कि आज ये जो हुकूमत की जानिब से सेल की तस्वीर जो हैं वो जारी की गई हैं और उसमें जो दिखाए गए हैं जो लग्जरी आइटम खान साहब को वहाँ पे दिए गए हैं और जिस किस्म की लग्जरियस लाइफ का जिक्र किया जा रहा है, आपके इल्म में होगा दौरा किया था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लखपत जेल का और वहाँ पे उनका सेल भी दिखाया गया था जिसमें वो एक ज़माने में रही हैं। उसमें तो पूरी फौज खड़ी हो सकती है, हमने देखा है, काफ़ी खुला उसका एनवायरमेंट था। लेकिन जब हम ये तस्वीर देख रहे हैं तो इससे ये महसूस होता है कि इसमें तो एक बंदा भी मुश्किल से आता है। तो क्या ये जो मवाजना किया जा रहा है ये इसमें खुला तजाद नहीं है? अच्छा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल नहीं था। जब ये दौरा हुआ था तभी खबर आ गई थी और ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो सेल कह रहा हूं मैं, सॉरी, मियां नवाज शरीफ साहब का कमरा था, क्योंकि उसके आगे वो जालियों वाला दरवाजा, जालियां, वो खिड़कियां वगैरह सब कुछ मौजूद हैं। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का कमरा था। दुनिया न्यूज पे मोहम्मद इमरान, उन्होंने ये तमाम चीजें रिपोर्ट भी की थी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर ना, वो जो होता है जरा स्लोमो में वीडियो बनती है उनकी, यूं देख रही है, ऐसे देख रही है और बड़ा गमज़दा सा एक अंदाज है कि इस जगह रखा गया पाकिस्तान के 3 बार की वज़ीर आज़म को, इस जगह मरियम नवाज देखकर आप दीदा, मरियम नवाज अफसुर्दा, ये चल रहा था। तो उसमें कम से कम कोई 18 के करीब बंदे नजर आ रहे थे और उसके बाद वो कमरा अच्छा खासा बड़ा था। तो ये जो इमरान खान के लिए है ना कि 5 स्टार जेल, तो अगर ये 5 स्टार है तो 5 स्टार तो होती है एक बेहतरीन चीज। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिनको ये 5 स्टार लगती है, ये इस 5 स्टार से नवाजे, क्योंकि उनके लिए बेहतरीन है। तो हम बेहतरीन की दुआ सबके लिए करते हैं, आमीन। कुछ लोगों को ससुराल लगती है, जिनको ससुराल लगती है उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको अच्छी ससुराल दे या उनकी ससुराल के हालात अच्छे करे, इलाही आमीन। तो बहरहाल जो हमने देखी है सूरत हाल, ये सूरत हाल आप देखिए कि खालिद साहब ने बता दिया था कि वो जिस जगह रहे थे ये उससे कहीं बदतर है। और इमरान खान साहब के लिए आपने देखा कोई 6 फुट के एक बंदे के लिए वो जो जगह है और उसके बाद पूरा सेल है, ये 9 बाय 7 के करीब का सेल है। तो बल्कि शायद 7 में ज्यादा कह रहा हूं चौड़ाई में, ये शायद कोई 4-5 होगा। तो इस साइज के सेल में इमरान खान साहब को रखा गया है और ये सारे के सारे सेल हैं, ये पहरे कहलाते हैं, इनको पहरे कहते हैं। आमने सामने है, दरमियान में एक जगह है, उस पर इमरान खान साहब की साइकिल पड़ी हुई है और इसको हमारे यहाँ कुछ लोगों को एक मैसेज आया था आपसे कोई 3.5 महीने पहले, ये सबको आया था व्हाट्सएप पे कि चला दिया जाए। तो कुछ लोगों ने चलाया था कि इमरान खान को जेल में होटल जैसी सहूलियात है और इमरान खान का कमरा जो है ना, मुझे भी आया था, मैंने कहा मैं नहीं चला रहा इसको, मुझे काफी कहा गया, एक जगह से आया था। तो इमरान खान का कमरा है कोई 18 बाय 30 का कमरा। अभी 18 बाय 30 का कमरा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। लाए थे शायद ये दिखाने के लिए कि इमरान खान के लिए जरा ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि बहुत अच्छी सहूलियात है इमरान खान के लिए, और फिर वो उल्टा पड़ गया। एक अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, गालिबन पंजाबी में कहते, ये वही हुआ इनके साथ। ठीक है, ये सूरत हाल उनको दोबारा पेश आई, यानी उनके अपने मुंह पे ही पड़ा है। लेकिन इस पे उमर दराज आप क्या समझते हैं? सिर्फ ये नहीं मियां नवाज शरीफ के सेल की बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमने, आपके इल्म में होगा, शाहरुख जतोई केस, उसमें उसका भी सेल दिखाया गया था और उसकी जेल में भी जो सूरत हाल है वो देखी थी। तो उसका और इसका भी मुवाजना करें तो ये सेल हमें छोटा दिखाई देता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान शाहरुख जतोई से भी कम कैदी हैं, कम नौयत के कैदी हैं वो? चले, जो मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि शायद कोई अंदर पूरी जेल इमरान खान की एक्सरसाइजिंग ग्राउंड के अंदर या उसके अंदर तब्दील कर दी गई है, आज तस्वीरों ने खुद बोल के बता दिया। लेकिन मैं इसको और नजर से देखता हूँ, एतजाज नजर से, कि हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ का सेल ऐसा था या इमरान खान का सेल ऐसा था। मेरे ख्याल से इस सेल का होना
और ये डिस्कशन होनी और इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म का इन सेल्स तक जाना, फिर उनका डिस्कस किया जाना, ये वही कुछ है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने उस इख्तलाफी नोट में किया है। इनके मकासद यही है कि इस मुल्क के अंदर जो वज़ीर आज़म है, जो सियासतदान है, उनकी तस्दीक की जाए और बताया जाए कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो कितने पावरफुल है। और इसमें मुस्लिम लीग नून को सीखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना हालात एक जैसे रहते हैं, ना वाकयात एक जैसे रहते हैं, ना पेज एक जैसा रहता है। कल को आप जेलों में थे, अगर आपके होते हुए आज इमरान खान के साथ एक हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये 3 साल का साइकिल होता है पाकिस्तान के अंदर। कल को आप भी इसी चीज में होंगे, फिर आप भी यही रो रहे होंगे जो आज हम ये कह रहे हैं कि उसके साथ ये हो रहा है, हम फिर कह रहे होंगे तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ ये कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे कि भी ऐसा हो। लेकिन मेरे ख्याल से सियासी जमातों को सीखना चाहिए, सियासी जमातों को ये बदतरीन मिसालें नहीं बनानी चाहिए। इमरान खान का सेल 1 फुट का है, 80 फुट का है, 200 फुट का है, ये मैटर नहीं करती बात। इमरान खान बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं, आप उनको 10 फुट से 1 फुट के ऊपर ले जाएंगे, एक बार भी उफ नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी थी, इमरान खान ने एक बार भी अपने सेल के हवाले से कोई गर्मी की, कोई सर्दी की, कोई ब्लड प्रेशर की कोई बातें की है, ये मैटर नहीं करता। वो बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी मिसाल है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो सियासतदान हैं, वो सिर्फ इक्तदार के लिए नहीं है, बल्कि वो बड़ी बहादुरी के साथ मजामत करते हैं। और मेरे ख्याल से जिसने भी विफाकी हुकूमत में या पंजाब हुकूमत में ये कहा कि आप तस्वीर के साथ रिपोर्ट जमा कराए, मैं यही कह सकता हूँ वो इमरान खान के कोई 12वां खिलाड़ी था। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से सलमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इख्तलाफी नोट पे गुज़िश्ता रोज़ जो है उनका इख्तलाफी नोट सामने आया था, जो कि उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था इमरान खान के हवाले से कि इस वक्त जो है वो इमरान खान आम कैदी नहीं है, लोग उनकी तरफ, आज भी ये जिक्र हुआ कि लोग जो है वो उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये सेल छोटा या बड़ा, जैसे अभी जिक्र हुआ, वो अपनी जगह पे, मगर जिस सूरत हाल पे हम पहुंच चुके हैं, हमारे सियासी लीडर्स, हम कहें कि हमारे जो साबिक वज़राए आज़म हैं जिनको अवाम मुंतखब करते हैं वो किसी भी जमात के, उनकी जो सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? आज खान साहब के साथ हो रहा है, माजी में मियाँ साहब, उससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे, तो ये सूरत हाल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासतदान भी अपने चलन से सीखते नहीं हैं, वो बार बार वही गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए। नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि वो हमेशा से जो है जब भी इक़्तिदार से बाहर जाते हैं वापस डील्स करते हैं, वापस बैकडोर से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत में आते हैं, जिस तरह भी मौजूदा हुकूमत में उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ये तो बिल्कुल हमारे सियासतदान ही इसके इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने ही ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या ही अच्छा होता कि देखें पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अरसे के बाद, बहुत मेहनत के बाद जो है वो आई और उसने अपनी जगह बनाई और अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत है, जो हालिया इलेक्शन है वो उसका बिल्कुल सारा शाखसाना बताते हैं। तो क्या ही अच्छा होता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के मुज़ाकरात करती हैं और मुल्क के अंदर जो जमहूरी रिवायात और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करती। उसके बरक्स देखा गया है, ऑन द कॉन्ट्ररी आपके सामने, कि खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको अप्रोच कर रही हैं और एक बिल्कुल अजीब सा डेडलॉक बना हुआ है। और फिर वही जो इंतशार की बात है कि हर एक तरफ से फ़र्द वाहिद, चाहे वो आर्मी की तरफ हो या वो जुडिशरी की तरफ हो, उसको निशाना बनाया जाता है और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की जाती है। तो ये चीज़ें हमने अपने जो पॉलिटिकल उसके रवैये के साथ ही अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि सियासतदान इस पूरी की पूरी बहस के अंदर जो है वो लेफ्ट आउट रहें। और जाहिर है जब वो ये गलतियां करते हैं तो फिर उनको उसका जो खमियाजा है वो भी भुगतना पड़ता है। अभी जिस तरह ये बात हो रही है कि बड़ा छोटा सेल है, ये नहीं है, रेलेवेंट है। अब ये बात है तो फिर ये जिक्र करना भूल गया कि आसिफ अली जरदारी साहब की ज़बान काट दी गई जेल के अंदर, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो सांप बिच्छू छोड़े गए अटक के किले के अंदर। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से की जो हार्डशिप्स हैं वो बिल्कुल फेस की हैं और सफ़र की हैं। इमरान खान साहब अपने हिस्से की हार्डशिप्स और जो सफरिंग है वो कर रहे हैं। और देखें पॉलिटिशियंस अपनी बयानबाजी की वजह से फिर इस रवैये के अंदर शिद्दत देखते हैं। अगर खान साहब अपने बयानबाजी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखते गुज़िश्ता सालों के अंदर या पिछले महीनों में जब वो जेल के अंदर थे, तो शायद उनके ऊपर इतनी हार्डशिप्स ना आती। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि
जो आप बाकी सियासतदानों की बात करें, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ टू अप्लाई फॉर इट। अगर खान साहब अप्लाई करें कि उनको एसी चाहिए तो आई एम श्योर कि उनको दे दिया जाएगा। वो शायद खौफ से नहीं करते या डर से नहीं करते कि उनकी जग हसाई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किस्म के और बहुत सख्त बयानात दिए हैं अमेरिका में जाके। इसी उन्होंने एसी उतरवाने की बात की थी, आप ये बात कर रहे हैं, उसी का जो है ना शायद बदला है इस बदला नहीं है। देखें वो कर सकते हैं, बिल्कुल उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आप शाहरुख जुतई की बात करें, शाहरुख जुतई वाज अ प्रिजनर फॉर अदर रीजंस। खान साहब इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड ही इज इंडाक्टेड इन ऑल दीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। किस तरह रखा गया एक उस कैदी को, और इसका तो जाहिर है उसका एक बात हो रही है। अच्छा, इसी पे मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहता हूं, नहीं सी हैगी ना जिन्हीं खाने छह थे, फिर मसले हैं ना। अच्छा, अकड़ ज्यादा है इस वजह से। चले एंड देन अगेन मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर खान साहब अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए तो उनको बेहतरीन हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, बहुत अच्छी नर्सें उनका ख्याल रखेंगी। क्यों परेशान होते हैं, अप्लाई तो करें। चले, थैंक यू। अकड़ और रसूल में फर्क भी होता है सर, आपने देखें वो अप्लाई करें, उनको बता देते हैं, उनके वकला को कह देते हैं वो अप्लाई करें। खान साहब के क्या असूल हैं? नहीं, सुनू के हवाले से भी बात हो जाती है। मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहूँ, मुज़ाकरात का जिक्र हुआ, अगर बयानबाजी ना होती तो खान साहब यहाँ ना पहुँचते, अगर उनमें अकड़ ना होती तो ये सूरत हाल ना होती, जैसे सलमान अभी बात कर रहे हैं। और आपको पता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से अज़मा बुखारी हों या वज़ीर आला पंजाब हों, उनकी जानिब से भी हम देखते हैं कि इस नौयत की बयानबाजी सामने तलाल चौधरी बड़ा बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुज़ाकरात का जिक्र आज जो है हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी गूंज सुनाई दी। जजेस ने उनको मशवरा दिया कि आप मुज़ाकरात करें। इससे पहले मीडिया भी ये मशवरे देता रहा, सहाफ़ी देते रहे और ख़ुद सियासी जमातें ये मशवरे देती रही। बिल्कुल, देखें ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारा अंदाज़ा होता है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा होता है, उनको सारी चीज़ों पे उनको नज़र जो है वो होती है। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब किस वजह से जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, उसकी बुनियादी वजह 3-4 अगर हम देखें तो वो हैं। उनका पहला जो है वो मुतालबा यही है कि जो गैर कैदी हैं, जिनको जो है गैर सियासी तौर पे जो है रखा गया है और उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, उनको रिहा किया जाए। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ उनकी ये है कि उनका जो मैंडेट है 8 फरवरी का, उसको वापस किया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि हम जो है मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो सकते हैं या मुज़ाकरात कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ उनकी ये है जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो सियासत के अंदर दखल अंदाजी ना करें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो बात की गई जजेस के सामने या जजेस की जानिब से इमरान खान के साथ, वो इसी बुनियाद के ऊपर थी कि जो सियासी इंतशार मुल्क के अंदर फैला हुआ है, इसको इसी सूरत कंट्रोल किया जा सकता है जब सियासतदान इकट्ठे होंगे। जब सियासतदान किसी मामले का हल निकालेंगे उस वक्त ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। इस हवाले से जो उधर पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद मौजूद थे वहाँ पे, उनको चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुलाकर इमरान खान साहब के सामने खड़ा किया और कहा कि ये भी सियासतदान है, आप भी सियासतदान हैं। और दूसरे जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको भी जो है वो रोस्टम पर बुलाया और कहा कि आपने मुल्क को लेके आगे चलना है, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो आपको मुज़ाकरात करने होंगे, मुशावरत करके आगे बढ़ना होगा। और दूसरी चीज़ बड़ी है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे बात हुई कि जो जरदारी साहब के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ जो माजी में होता रहा है, अब ये हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ये बातें कह के कि माजी में ये होता रहा है। हम अपनी गलतियाँ, अपने मुल्क की गलतियाँ, अपने इदारों की जो गलतियाँ, उसको इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो पहले होता रहा है वो अब भी होता रहे। अगर अब बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे ये है कि जो नवाज शरीफ साहब थे उनको एक क्लास थी उनके पास, जिसके अंदर जो है वो अपनी AC लगा था, वहाँ पे TV थी, वहाँ पे अपनी मर्जी का खाना बनाया जा सकता था। जो मरियम नवाज थे वो उनको B क्लास दी गई थी, जो इमरान खान साहब के पास है उसमें AC नहीं था और अलबत्ता उसमें कूलर मौजूद था, वो अपनी मर्जी का खाना बना सकते थे। और मशक्क़ती जो है उसमें जो B क्लास में वो सिर्फ एक मिलता है और सुप्रिटेंडेंट जेल की मर्जी होती है कि वो दूसरा मशक्क़ती उसको दे या ना दे। ठीक है, तो इस तरीके से इमरान खान साहब कहते हैं अगर अब अप्लाई करें ना सलमान साहब दिलवा देंगे। सलमान साहब ने अभी कहा है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। असल में वो खुद ही ना सलमान साहब ने कहा ना अमेरिका में खड़े होकर हाथ हिला के नहीं कहना था ना कि ओए मैं जाके वापस AC निकलवाऊंगा। सलमान साहब की बात से ये तासर मिलता है कि अमेरिका का जो ताकत है वो पाकिस्तान की जेलों तक मौजूद है। वो पाकिस्तान के किसी कैदी को भी जेल के अंदर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। तरफ लेके जा रहे हैं, बयान की बात हो रही है। खान साहब ने तो अगर अमेरिका उन्होंने सारे लोगों के सामने कहा था कि देखो मैं अभी जाता हूं वापस पाकिस्तान में AC निकलवाता हूं, ये AC निकलवा। चले इस पे करते हैं। एक चीज ऐड कर दूं, इमरान खान साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे उस वक्त वो अपने दफ्तर के जो AC था वो इस्तेमाल नहीं करते थे। AC को चाहे तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। चाहे तो ले सकते, चलें ठीक है, वो चाहे तो ले सकते हैं। इस पे आप एग्री हो गए, लेंगे नहीं जी, दोनों एग्री हो गए जी। चलें ठीक है। मैं तारिक भाई आपसे जानना चाहता हूँ, ये मुज़ाकरात की बात हुई और यही सवाल भी है इसी के ज़िमन में,
आप क्या समझते हैं कि अब जैसे खान साहब ने भी कहा कि हमें अदलिया से उम्मीदें हैं, आपसे उम्मीदें हैं, आज उन्होंने जो अपने हक में दलाल दी है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और अदलिया जो है वो रिटर्न ये मशवरा दे रही है कि आप मुज़ाकरात करें, और उनकी जो कंडीशंस हैं इस वक्त वो 8 फरवरी वाला फॉर्म 47 वाली ये सारी सूरत हाल, आज जाहिर है इन कंडीशंस को देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत भी फिर ये डेडलॉक तो नहीं खत्म होगा, ना वो अपने राह से हट रहे हैं ना वो अपने रास्ते से हट रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि इस मशवरे पर कोई सूरत हाल बेहतर हो पाएगी, मामला आगे बढ़ पाएगा, पेशरफ्त होगी? देखिए, अगर हुकूमत से मुज़ाकरात वाला आप नुक्ता उठा रहे तो बात यह है कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात करें जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आप फॉर्म 47 के विनर्स को बचाने के लिए ट्राइब्यूनल ला रही है रिटायर्ड जजेस के, और जिसमें आपने देखा था हल्फिया बयान देते हो कि लाऊंगा सहाफियों से झगड़ते हुए, तुम्हें क्यों दिखाऊं, जाके दिखाऊंगा फॉर्म उसमें ट्राइब्यूनल में, ये कर रहे थे ये लोग। तीनों फरार हो गए, तीनों के तीनों फरार हो गए। इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कि हमें बचाओ तारिक महमूद जहांगीरी से। ये जज जो है ये हमारे फॉर्म 45 मांग रहा है। तो ये लोग जो बाकायदा तौर पर चोरी करके बैठे हुए मैंडेट, आप देखिए ना, मुस्तफा नवाज, मैं नहीं कह रहा, मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे हैं, लब्बैक वाले कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं। तो जो लोग चोरी को सीने से लगा के फिर उसके ऊपर सीनाजोरी करके ट्राइब्यूनल में आप रिटायर्ड जजेस बिठा के ऐसी वारदात डालने की तैयारी करें, उनसे क्या बात करनी? वो लोग तो चोरी करके आ चुके, बिठाए जा चुके, और उसके बाद अब वो उस चोरी पे ठप्पा लगाने के लिए तैयार है, उनसे क्या बात करनी? दूसरी बात आप कह रहे थे कि अदालत भी कह रही है, अब अदालत में सामने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद है कुछ अर्सा पहले, और उनसे कहा जा रहा था आपने वो नाम तो लिखा ही नहीं, फिर उन्होंने दोनों नाम लिख दिए थे, साबिक एस्टैब्लिशमेंट के दोनों बड़े नाम लिख दिए थे, तो फिर उसके बाद कहा गया था ये क्यों लिख दिया? तो बात ये है कि जो आज इमरान खान जिस सेल में नजर आया ना, इस सेल में जब हमें इस मुल्क की ताकतवर अहम तरीन शख्सियात अपने अपने जराइम के लिए, वो मुशर्रफ हो, साबिक डिक्टेटर हो, कोई जज हो, और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े, जब ये हमें नजर आएंगे ना ऐसे ही सेल में, और इनकी तस्वीरें आएंगी कि इनको यहां रखा गया है, तब ये मुल्क सुधरेगा। आप वज़ीर आज़म को डाल देंगे ऐसे सेल्स में तो ये मुल्क नहीं सुधरेगा। आप इस मुल्क में एहतिसाब करें, सबका करें। IMF कहता है लाओ सरकारी मुलाजमीन के हमें खाते दो, इनका हिसाब किताब दो, इनके असासाजात दो, तो कहते जी ले लें, आप जरा फौजी अफसरान छोड़ दें और जरा अदालत के अफसरान छोड़ दें। ये कौन सा तरीका है कि हमारे जो हुक्मरान है ये खुद पांव पड़ जाते हैं कि नहीं जनाब हम नहीं कर सकते। तो जब आप ये नहीं कर सकेंगे सियासतदान, तो फिर यही होगा इनके साथ। आज अदालत भी कह रही थी कि हमारा क्यों नहीं एहतिसाब करते। बिल्कुल सही। अदालत जब कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं, तो फिर फौज का एहतिसाब करें, ब्यूरोक्रेसी का एहतिसाब करें। इस मुल्क में एक आम आदमी की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी है, सबका एहतिसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतिसाब होना चाहिए, ये बात आप कर रहे हैं। उमर दराज, आप क्या समझते हैं? आपको पता है आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी ये गुफ्तगू की और रिमार्क्स दिए, उन्होंने भी ये कहा कि आपको रिलीफ मिला और गैर ज़रूरी रिलीफ मिला बानी PTI के हवाले से। वो कौन सा रिलीफ है जो आप समझते हैं कि मिला है? और इसके साथ साथ अब आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है ये डेडलॉक की सूरत हाल तो हमें दिखाई दे रही है और ये कंडीशंस भी अपनी जगह मौजूद हैं, और जो साबिक वज़ीर आज़म जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जो इन सेल्स को खुद देख चुके हैं या भुगत चुके हैं, वही एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। दो बातें करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक तो सलमान भाई जो कह रहे थे ना कि जनाब वो इमरान खान दरखास्त दे दें AC वाली, ये उनकी ख्वाहिश रह जाएगी। और तारिक मतीन भाई कह रहे थे कि यहाँ पे फलां डिक्टेटर और फलां जो जजेस हैं उनके लिए सेल होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश रह जाएगी। ये दोनों काम पाकिस्तान में होते हुए मुस्तकबिल करीब में हमें दिखाई नहीं दे रहे। जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का किया, ये एक अच्छी बात तो थी, लेकिन अगर माजी में यही जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते तो हमारा एक तबका जो है आज चढ़ दौड़ा होता जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पूरी समात के ऊपर, के देखें कि आपका काम इंसाफ करना है या आपका काम तजावीज देना है। असल बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में जहां पे आप इमरान खान से ये कह रहे थे कि जनाब आप बात करें, ये बहरान है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इस बहरान को आप रोक सकते थे, इस बहरान को आप टाल सकते थे, लेकिन आपने कितना रोका, आपने कितना टाला। मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ। आपके सामने बल्ले का निशान आया, क्या उससे बहरान कम हुआ या ज्यादा हुआ? बहरान ज्यादा हो गया। आपके उस बहरान की वजह से आज एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है सेनेट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की, तो बहरान कम हुआ या ज्यादा हुआ, उसका ताल्लुक आपके उस बल्ले वाले निशान के साथ है। तो हुजूर उसका बहरान जो है वो ज्यादा हो गया। मखसूस सीटों का मामला है,
कौमी असम्बली का हाउस टेक्निकली मुकम्मल नहीं है, बाकी तमाम असम्बलियों का मुकम्मल नहीं है। इसी तरह से आपके अपने जजेस कह रहे हैं कि एक जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, एक वजीर आजम के साथ हो रहा है, और आप हमें ये तासुर देने की कोशिश करते रहे कि सब अच्छा है, माजी को भूल जाइए। हमने भी माजी को इंसाफ देना शुरू किया है, तो हमने भुट्टो साहब के दौर से शुरू किया है, तो अभी हाल ही में मुस्तकबिल में जो कुछ हाल में जो हो रहा है या मुस्तकबिल में आगे होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंसाफ करती और करे और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए तो आपको किसी इमरान खान को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई अपनी हुदूद में रहेगा, न किसी दूसरे का कंधा इस्तेमाल करेगा। जहां तक बात है तहरीक इंसाफ की, अब इसके ऊपर क्या है, आपसे थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा ठीक है ये एक साइड मशवरा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप बिस्मिल्लाह करें, आप उन लोगों को जमानतें दें, आप जो पॉलिटिकल कैदी हैं जिनके ऊपर सियासी तौर पे केसेस बनाए गए हैं और आपको पता है कि विक्टिमाइजेशन है, आप उनको रिलीफ दें, मेरिट के ऊपर उनके केसेस मुकर्रर करें, और आप देखेंगे कैसे टेम्परेचर नीचे आता है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के तौर पे इसको लिया जाएगा। कोर्ट को ही आगे बढ़ना चाहिए आप समझते हैं। अच्छा, इसी पे सलमान अली साहब, एक तो ये कि ज़ाहिर है अगर कोर्ट में ये केस है और वो कोई फैसला करते हैं और कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है तो शायद वो अपना रोल प्ले कर सकती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब के मामलात हों, वो मुज़ाकरात नहीं करते, हुकूमत नहीं करती, इस सूरत हाल में जस्टिस असद मिनल्ला ने भी कहा खान साहब को कि मुल्क आपको देख रहा है, कौम आपको देख रही है, लोग आपको देख रहे हैं। जी, और सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा, फैसला फिर भी नहीं हो पा रहा, एक अटर कंफ्यूजन और एक अटर कियोस फिर भी जो है वो पूरी की पूरी प्रिवेल करती है। अब देखें ना, सारे देख ही रहे हैं ना कि चल क्या रहा है, और समझ किसी को कुछ नहीं आ रही कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड ये इसका इवेंचुअल जो क्लाइमैक्स है वो क्या होगा। क्लाइमैक्स आप जब तक बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आज तो देखें ना, फिर जजेस ने भी खान साहब को मत देने की कोशिश की है कि खान साहब प्लीज़ जाएं, किसी तरीके से जाके मामलात को जो है वो दुरुस्त करें। एंड थैंक गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ खान साहब ने थोड़ी अपनी भी गलती तस्लीम कर ली कि हाँ मुझे वाकई पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। भूल जाते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो है ना पेशेंट्स हैं सारे के सारे, इन्हें याद नहीं रहता कि वो इलेक्शन कमिश्नर खुद लेके आए थे जिनका आज ये सारा का सारा रोना रो रहे हैं। तो देखें, फंसे हुए ये खुद अपनी हरकतों की वजह से हैं और उन स्टेप्स की वजह से हैं जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर लिए हैं। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर खान साहब ने स्टेटमेंट दी हो, बयान दिया हो या कोई स्टेप लिया और वो आज उनके अपने गले ना पड़ी हुई हो। लाइकवाइज अब जब ये सारी की सारी चीज़ें वन साइडेड तरफ जा रही हैं और खान साहब की तरफ ही सारे देखते हैं या जुडिशरी की तरफ देखते हैं या पॉलिटिशियंस की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, तो वो इसी वजह से देखते हैं कि जब तक ये सारे बैठेंगे नहीं और एक किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या चार्टर ऑफ आपकी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन हो या पॉलिटिक्स हो या तरमीम हो, ये जब तक सारे बैठेंगे नहीं उस वक्त तक कंसेंसस तो नहीं डेवलप होगा। तो नहीं, गारंटर कौन बनेगा? गारंटर कौन बनेगा? हाय, क्यों आप ऐसे सवाल करते हैं शाहजी? मैंने तो आपको देखिए कोर्ट का एक तजवीज़ है कि कोर्ट जिंदगी के अंदर दे दी कि कोई ट्रंप आने वाला है, उससे गुजारिश करते हैं, कोई इंग्लैंड में जाते हैं, कोई इमाम काबा के पास जाते हैं। ये खान साहब से पूछें कि वो किसकी गारंटी मानेंगे। ठीक है, ये सवाल उनके लिए छोड़ते हैं कि वो किसकी गारंटी मानेंगे। इसी के साथ ही ज़ाहिर है ये गुफ्तगू हुई। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे खुल के खेल का, और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है मैच जारी है। आपके इल्म में है, आप पूरा दिन आज मैच जो है वो शाम से देख रहे हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। 160 का हदफ दिया गया है अमेरिका को, और इसके साथ साथ हमारा टॉप ऑर्डर कैसा रहा, मिडिल ऑर्डर कैसा रहा, ओवरऑल हमारी सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात करते हैं। मैच जारी है, नताइज क्या निकलेंगे इसका भी इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त पैनलिस्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत, जवाद ज़ियारफ और हसन रजा। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ शो में। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, हसन भाई आप बताइएगा कि आप मैच देख रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, क्योंकि शायकीन जो हैं वो खासे बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, शायकीन तो काफ़ी बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं, ये अभी से नहीं बुझा दे रहे, बल्कि जब इंग्लैंड के मैचेस हुए हैं वहाँ से बुझे हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हमें थ्रू आउट ना वर्ल्ड कप की प्लानिंग नज़र आती है, ना हमें एशिया कप की प्लानिंग नज़र आती है। हम जिसको चाहे विकेट कीपिंग करवा देते हैं, जिसको चाहे फील्डिंग करवा देते हैं और जिसको चाहे बैटिंग करवा देते हैं। जो बॉलर हैं शादाब खान, वो आज पे एक तो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं और 40 रन की इनिंग खेली, जिस तरह से नंबर 5 की पोजीशन पे आए। टॉप ऑर्डर थ्रू आउट जो है फेल हमें नजर आया। हम वही कह रहे थे कि कीपर आप 3-3 आपके पास खेल रहे हैं और किसको बिठाना है किसको खिलाना है, तो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। यही वजह थी कि 84 रन की पार्टनरशिप शादाब और बाबर के दरमियान लगी है। अगर मेरे ख्याल में ये अनलकी रहे थोड़े से कि अगर
ये पार्टनरशिप भी नहीं लगती तो ये ऑलमोस्ट जो 159 रन किए पाकिस्तान ने आज, ये तकरीबन 130 के बराबर होते। यही चीज है कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन अभी यूएस के अगेंस्ट ऐसा नजर आ रहा है, तो आगे इंडिया का मैच होगा उसमें कैसा होगा, और जो बड़ी बड़ी टीमें अभी आगे खेलेंगी जिनके पास आपने सुपर 8 में खेलने मैचेस, वो किस तरह का खेलेंगी और वो किस तरह से आप उनको डिफीट देंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिकेट में कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आया, और यूएस को क्रेडिट जाता है उनकी जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही है आज के मैच में। लग रहा था कि जैसे वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो 4-5 साल से खेल रहे हैं, मगर फर्स्ट टाइम अमेरिका में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और वहां पर इतनी डोमेस्टिक लीग होती है। आप देखें तो लोकल प्लेयर्स जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेले हुए हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स के सामने और बॉलर्स के सामने मुकाबला कर रहे हैं आज। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी पे हसनैन, अभी जब आपसे पहले भी बात हुई तो आप भी बड़े मायूस दिखाई दिए और आप में एनर्जी नहीं थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन हम समझ सकते हैं, हम सबकी यही सूरत हाल है। लेकिन अब इस वक्त मैच चल रहा है 12 ओवर्स में, मेरे ख्याल में 94 पे एक खिलाड़ी को हम आउट कर पाए, और इस वक्त आप बॉलिंग भी देख रहे हैं। चले बैटिंग पे तो हमने देखा हमारा टॉप ऑर्डर भी जो है वो फ्लॉप हुआ, ओवरऑल हम समझते हैं कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन बॉलिंग लाइन इस वक्त चल रही है। आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं? अभी तक 94 पे 1 12 ओवर्स में। देखिए रज़ा साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम पहले ही मैच में एक कमजोर टीम के खिलाफ हम उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह हम कमजोर टीमों के खिलाफ खेलते हैं। और मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ और इससे पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में भी बताता रहा हूँ कि जब आप बदनीयती पे फैसले करेंगे, अपने दोस्तों को अकोमोडेट करेंगे, तो रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे। आप ओपनिंग को देखिए तो पूरे 12-17 मैचेस हम डिफरेंट ओपनर्स के साथ जाते रहे, अभी वापस हम उन्हीं 2 ओपनर्स के साथ आए और आप देख लिए हाल क्या हुआ कि आपके पावर प्ले में 30 पे 3 आउट थे, और अमेरिका जैसी टीम जो कि 18वें नंबर पे है उसके 44 पे 1 आउट था। इस वक्त अगर बात की जाए तो मैच हमारे हाथ से निकल चुका है। इंटेंट की हम बात करते हैं ना, हमारे ओपनर चले, बाबर आजम साहब ने जो 46 रन बनाए वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए। शादाब खान का बल्ला हमेशा से छोटी टीमों के खिलाफ चलता है, कोई नई बात नहीं है, आज वो चल गए। इसके अलावा जो 43 साल मुबैना तौर पे जो इफ्तिखार अहमद है जिन्होंने अपनी उम्र 33 साल लिखवाई है, वो 2 कैचेस स्लिप से ड्रॉप करते हैं, 14 रन बनाते हैं हर मैच में, उनकी एवरेज यही है 15-14 की, और उसके बाद वो चले जाते हैं। आज तक मुझे याद नहीं कि इफ्तिखार ने कोई मैच में किसी मैच में स्टैंड होके वो खड़ा हुआ हो, उससे कुछ किया हो। फिर आजम खान आज एक बार फिर फेल होते हुए नजर आए, उस्मान खान एक बार फिर फेल होते हुए नजर आए। फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इनफ इज इनफ। हम बहुत ज्यादा हनीमून पीरियड पे थे मोहम्मद आमिर के साथ, लेकिन अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की सी टीम आई, वहां पे मोहम्मद आमिर को थोक के हिसाब से रन पड़े। उसके बाद अगर आयरलैंड की बात की जाए वहां पे मोहम्मद आमिर को थोक के हिसाब से रन पड़े, फिर इंग्लैंड में उनको थोक के हिसाब से रन पड़े। आज अमेरिका के खिलाफ भी उनके जो पहले 2 ओवर्स थे कोई हौसला अफजा नहीं थे, इतना ज्यादा कम टोटल था, 160 रन थे। और अभी आप शायद कौम को हौसला देंगे बीइंग एंकर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मैच हमसे तकरीबन 85% निकल चुका है, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस करंट मैनेजमेंट पे आती है। ये जो दोस्ती यारी गैंग है इस पे आती है, जो कि दोस्ती यारी, बिल्कुल सर, ये दोस्ती यारी वाला जैसे हमने गुज़िश्ता रोज भी जिक्र किया है, आज उसका अमली नमूना जो है वो हम डैलस के मैदान में देख रहे हैं। अच्छा, इसी पे मैं जवाब भाई आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जो सूरत हाल लग रही है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, अगर हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों सूरतों में ये जीत या हार पाकिस्तान की होगी या बाबर फ्रेंड्स 11 की होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा टीम मैच जो है वो जीतने की कोशिश कर कौन रहा था। मैच में सबसे ज्यादा ऑफ बैडली मैच को खेलना और मैच को जीतना कौन चाह रहा था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको ऐसा लगा कि जो पहले दूसरे ओवर में रिजवान का कैच हुआ, जो टेलर ने किया कैच रिजवान का, वहीं से आपको लगा कि मैच की टोन सेट हो गई थी टुवर्ड्स यूएसए। पहले तो वो टॉस जीते, एक फेवर में उनकी वो चली गई, लेकिन सेकेंडली टॉस जीतने के बाद it was an excellent plan that USA came with. उन्होंने according to the field bowling की पाकिस्तान की बैटिंग यस कुछ खासी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले 6 ओवर में बॉल बहुत ज्यादा कुछ कर रहा था, सीम भी कर रहा था, स्विंग भी कर रहा था, और शुरू में जो उन्होंने स्पिनर लगाए उसकी बॉल ग्रिप और टर्न भी कर रही थी। तो it was tough to play in these conditions, लेकिन फिर भी यूएसए जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान से आप बेटर परफॉर्मेंस की मतलब आप उम्मीद करते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक बहुत माइजरली किस्म का 160 का टोटल लगा सके। मेरे ख्याल में इन दी एंड वी आर प्रोबेबली अंदर 25 to 30 रन शॉर्ट। अब एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, मेरे ख्याल में जाहिर है जिम्मेदारी तो सारे के सारे टीम मैनेजमेंट पे, कैप्टन के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, सब पे जाएगी। बट एक रिक्वेस्ट यहीं पे आपके तवज्जुह से करता चलूं कि यार
अब जो होना था हो गया है। टीम जो जानी थी वो चली गई है। लेट्स बैक दीज बॉयज। आई अंडरस्टैंड आप लोग भी डिसअपॉइंटेड है, उतना ही डिसअपॉइंटेड मैं भी हूँ। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है खेलने का, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग एट सच अ बिग स्टेज। लेकिन अब क्योंकि जिसने चला जाना था वो चला गया, जिसको आपने खिलाना था वो आपने खिला लिया। अब एट बेस्ट यही कर सकते हैं कि आप एक दो ट्वीक्स कर सकते हैं, एक आधे बंदे को बिठाएं, किसी और को ट्राई कर लें। और हसनैन भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। एज फार एज मोहम्मद आमिर इज कंसर्न, मैं भी बहुत एक्साइटेड था व्हेन ही केम बैक इनटू द स्क्वाड। लेकिन थ्रू आउट हिज कम बैक मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके बेस पे हमें लग रहा हो कि यार हम उसको राइटली वापस लेके आए थे। तो इश्यूज पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। जाहिर है ये प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए भी है और ये प्रॉब्लम बाबर आजम के लिए भी है। और ये दोस्ती गैंग वाला सिस्टम है, इट्स बिन समथिंग जो मैं पिछले आपके इसी चैनल पे पिछले 1-1.5 साल से मैं कहता आ रहा हूँ। देयर आर सर्टेन प्लेयर्स इन दिस टीम जिनको ऐसे ही टीम के साथ हैंग ऑन कराया जा रहा है, लिंगर ऑन कराया जा रहा है। हर बड़ा इवेंट वो खेल लेते हैं, हर बड़ी ओकेजन पे वो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस निल है। सो दिस इज अ वेरी वेरी वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये कि अब जो चला गया है वो चला गया है। लेट्स बैक देम एंड लेट्स होप कि वो कुछ बेहतर कर पाए। सर हमारे हाथ में तो दुआ ही है ना, वो कर रहे हैं, पूरी कौम दुआएं कर रही है। और हम ये नारा भी लगा सकते हैं तुम जीतो या हारो हम आपके साथ हैं। यकीनन ये सारी बात अपनी जगह पे मौजूद है। मगर जहाँ तक बात है स्पोर्ट, तो इस पे हसन भाई आप समझते हैं हम किस नौयत की स्पोर्ट, कौम तो अब ज़ाहिर दुआओं के सारे स्पोर्ट कर सकती है, क्या ये बाबर आजम को या टीम मैनेजमेंट को नहीं अब स्पोर्ट करना चाहिए? हम बात कर रहे थे कि अमेरिका एक छोटी टीम है, छोटी टीम के हवाले से चले छोटी टीम है या बड़ी टीम है, लेकिन इसके नताइज तो ज़ाहिर है आप भुगतेंगे कि अमेरिका से आप हार गए हैं तो आगे की क्या आपकी सूरत हाल होगी। वो तो ज़ाहिर है जैसे कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह खिलाड़ियों की जो है मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं दिखाई दे रही। देखिए खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स में। और T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में 20 टीमें आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, नामीबिया, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड जैसी टीमें ये अपनी अपनी एसोसिएट से क्रिकेट खेलती हुई आ रही हैं पिछले 10-12 सालों से। तो हम अभी तक वही 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में घूमे हुए, T20 के वर्ल्ड कप में घूमे हुए। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर देखें ग्रासरूट लेवल वो स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आया। कभी हम आमिर जमाल को टेस्ट क्रिकेट में खिलाते हैं, उसके बाद हम T20 में बाहर कर देते हैं। फिर वसीम जूनियर जो हैं वो आए हुए थे, उनको हमने खिलाया, उसके बाद बाहर कर दिया। पिच रीडिंग, ग्राउंड की रीडिंग हमें पता नहीं लगती कि कहाँ स्पिनर्स खिलाने हैं, कहाँ फास्ट बॉलर खिलाने हैं। नोकिया को अगर आप देखें तो 7 रन देके 4 विकेट्स लिए हैं। स्टोनिस की बात करें 3 विकेट्स लिए हैं। जितने फास्ट बॉलर हैं डोमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये ड्रॉपिंग पिचें बनी गई हैं। आप देखें यूएसए के बॉलर्स जो हैं जब बाबर आजम खेल रहे थे और शादाब खेल रहे थे, स्टम्प्स टू स्टम्प्स बॉल कर रहे थे वो, और दोनों तरफ बॉल स्विंग और कटर भी हो रहा था। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरे बॉलर्स जो है हमें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे होते हैं और हम अपने स्पिनर पे, शादाब पे इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई स्पिनर भी नहीं है और ना कोई अटैकिंग बॉलर है। यही चीज है कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है, मैनेजमेंट में नजर आ रहा है। थ्रू आउट टीम कॉम्बिनेशन मुसलसल 2-3 साल से बना नहीं रहे हम, जिसकी वजह से यूएस की टीम, कनाडा की, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड ये टीमें ज़्यादा पता है ऐसे मौके हमें अगलों को हम देंगे तो ज़्यादा पता वो टीमें हमारे पे हावी होंगी। और यही वजह है कि दूसरों का कॉन्फिडेंस जो है वो मॉडर्न क्रिकेट में अच्छा होता जा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो गिरता जा रहा है। आज आजम खान से सरप्राइजिंग है कि मैं देख रहा हूँ कि देखें आप फील्डिंग करवा रहे हैं उनसे, तो अगले दिन ये नहीं पता लगेगा शायद रिजवान को ड्रॉप कर दें फिर दोबारा उस्मान से विकेट कीपिंग करवा दें। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही है अभी पाकिस्तान टीम में कि हम किसको कंसिस्टेंट खिलाना चाह रहे हैं, किसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, किसको नहीं देना चाह रहे हैं। और यही चीज है कि क्रिकेट गेम जो है वो कॉन्फिडेंस का है। अगर आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, प्लेयर अगर मैच नहीं जिताएंगे आपको, तो वहां से आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे और ये रिजल्ट आएंगे टीम के। ये नतीजे आएंगे जो हम देख रहे हैं यकीनी तौर पर। इस भी हम बात करते हैं नाज़रीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खेले जा रहे मैच की, जो इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये मैच जारी है। और मैं हसनैन आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि हम जब बॉलिंग लाइन की बात करते हैं तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि एशिया कप में इंडिया के मैच के बाद से ही हमारी स्विंग कहीं गायब ही हो गई है, वो हमें नहीं दिखाई दे रही। और उसके बाद जाहिर है जब हम ये बात करते हैं मैच के हवाले से, तो क्या इस मैच का इस वक्त 111 पे 2 आउट है मेरे ख्याल में, अगर अभी कोई अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें आप समझते हैं कि हम कोई अपसेट कर सकते हैं? देखिए एतजाज, हमारे जो कप्तान है ना, उनका जो गुरूर है वो मार गया। हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल करते थे एशिया कप से पहले, तो वो कहते थे आपको ग्राउंड में जवाब मिलेगा। ना वो जवाब है एशिया कप में मिला, ना उसके बाद वो जवाब हमें वर्ल्ड कप में मिला, उसके बाद 17 मैचेस हुए उनमें नहीं मिला, और वो जवाब अभी भी हमें नहीं मिल रहा। फिर अभी जब वो पॉडकास्ट में आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम बेसिकली सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं, फाइनल भी खेल चुके हैं, अब हम फाइनल जीत कर दिखाएंगे। इस टीम के साथ आप फाइनल जीत के दिखाएंगे
तो सॉरी टू से इस तरह लग रहा है इस वक्त के पाकिस्तान और अमेरिका का मुकाबला नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला है। दो टॉप क्लास टीमें आपस में खेल रही है और एक टीम को लाले पड़े हुए कि वो दूसरी टीम के साथ मैच की जंग किस तरह जीतेगी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि इस वक्त मुझे टीम में एक खास ग्रुपिंग नजर आ रही है और बहुत सारे लोग एफर्ट करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान टीम में ऐसे मौजूद हैं जो कि एक अलग लॉबी के साथ चल रहे हैं, कप्तान एक अलग लॉबी के साथ चल रहे हैं। कप्तान सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता देते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतने के लिए खेलते हैं, सब अच्छा है कि खबर दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ एक पावर की लालच है, जो पावर उनको मिल चुकी है। और वो भी सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं, जो बाबर आजम हमें दो वर्ल्ड कप हरवा चुके, दो एशिया कप हरवा चुके, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप हरवा चुके, वही बाबर आजम के लिए अब हम चैंपियंस ट्रॉफी भी कुर्बान करेंगे। क्योंकि गुस्सा ना करें जी हसनैन साहब, इतना गुस्सा ना करें, तीसरी विकेट गिर गई है, इतना गुस्सा ना करें, हम मौजू पे यकीन रखते हैं, कुछ हो जाएगा। बैक एंड पे नजर आ रहा है हारिस रऊफ ने विकेट ले ली है एक और, लेकिन मसला ये है, दास साहब कहने का मकसद ये है कि ये आपकी ब्रेड ऑफ क्रिकेट नहीं थी। आप टीम पाकिस्तान है, आपका मुकाबला इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज के साथ अगर हो तो समझ आती है, दुनिया की टॉप टीम के साथ हो तो समझ आती है। इस वक्त आपको एक बच्चा टीम, एक बेबी टीम जो कि 18वें नंबर की टीम है, वो आपको मार रही है और ये दुनिया इस वक्त हंस रही होगी कि पाकिस्तान को क्या हो चुका है। और ये सिर्फ एक से दो शख्स हैं जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनकी मनमानी की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि जो आता है हमें मार के चला जाता है, जो आता है हमें आके दिखाता है। और ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि हम तीसरी विकेट के ऊपर खुश हो रहे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सोचने का मुकाम है और इसके ऊपर गहरी नजर रखने का मुकाम है। जो चेयरमैन पीसीबी कहते थे ना, टीम लड़ती हुई नजर आए, मेरा ख्याल है हमारी टीम ने उनकी बात सुन ली है और ये हर टीम के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कल की टीम हो, चाहे वो सुपरस्टार टीम हो। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ उसी डगर पे जा रही है जिस तरफ आपकी हॉकी जा रही है। अच्छा, इसी पे जवाब ज़ारफ जाहिर है ये तो अमेरिका के साथ मुकाबला है ना, बेबी टीम जिसको हम कह रहे हैं, छोटी टीम के साथ है, आप जाहिर है ये मुकाबला है और बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा भी इसी वजह से, अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत अभी परफॉर्मेंस है वो मायूस कौन है, आप खुदा कोई मौजज़ा कर दे तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप आइंदा ज़ाहिर है मैच आपका इंडिया के साथ है, एक बड़ी टीम के साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है, उससे पहले आपका मोरल अगर इस हद तक चला जाएगा, कौम का मोरल यहाँ तक चला जाएगा तो क्या होगा? या हम ये कहकर खुद को हौसला दे सकते हैं कि नहीं नहीं छोटू के साथ शफकत करनी चाहिए, वही हमारी टीम कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल में बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फैन होने के हिसाब से मेरे ख्याल में अब हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो जानी चाहिए। हसनैन भाई ने बिल्कुल राइटली पुट किया कि पाकिस्तान की टीम वो दुनिया की वाहिद टीम है जो जिस लेवल की क्रिकेट टीम के साथ खेल रही हो उसके लेवल पे जाके खेल रही होती है। अभी आपने इंग्लैंड वाली सीरीज देखी, ऑल्दो इंग्लैंड ने हमें कन्विंसिंगली हराया, लेकिन हम आपको वहां पे बेहतर कंपीट करते हुए नजर आए। आज हमारा मैच है यूएसए के साथ, तो आज हमने उनके लेवल पे जाके खेलना शुरू किए। तो पाकिस्तान की टीम का वतीरा ये है कि वो किसी भी फैन को सुकून से आराम से बैठने नहीं देगी। उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि जब भी हम किसी भी टीम से मैच खेलेंगे उसके लेवल पे जाके खेलेंगे। अब एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मेरे ख्याल में टीम का मोराल जो है वो ऑलरेडी इस अभी की परफॉर्मेंस के बाद, नो मैटर व्हाट हैपेंस नाउ, अगर आप जीतेंगे या हारेंगे, अभी जो भी होगा, अब आपकी कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। और इंडिया की जो टीम है वो एक तगड़ी टीम है। देव गॉट अ कंप्लीट टीम जिसमें बॉलर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं और ऑलराउंडर्स पूरे हैं और इफेक्टिव ऑलराउंडर्स हैं। वो हमारी तरह के तीतर बटेर काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स नहीं है, वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ मैच। आपको चाहिए ये था कि हम ये मैच कन्विंसिंगली जीतते, किसी तरीके से अच्छे तरीके से जीतते और कॉन्फिडेंस के साथ अगली गेम में जाते। लेकिन अब ये होगा कि अब हम अंडर प्रेशर अगली गेम में जाएंगे और स्पेशली वो लोग जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर वो अगले मैच में कैरी फॉरवर्ड करेंगे भी तो वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ से आगे का सफर हमारा। अगर आज का मैच हम हारते हैं तो मेरे ख्याल में अब तो क्वालिफाई करने के लाले पड़ जाएंगे। हसनैन भाई और हसन भाई बल्कि एक्चुअली बात कर रहे थे नेक्स्ट राउंड की। मेरे ख्याल में अगर आप मैच हार गए तो ये आपको तो अगले मैच में क्वालिफाई करने, अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। और लास्टली आई वांट टू आस्क हसनैन भाई एंड हसन भाई एज वेल कि यार मुझे इफ्तिखार का रोल जरा समझा दें कि इस टीम के अंदर इफ्तिखार का रोल है क्या। या तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो नंबर 7 पे खेल रहा है, अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है और वो बैट्समैन है तो वो फिर नंबर 7 पे कैसे खेल रहा है, शादाब 5 पे कैसे आ रहा है, आजम 6 पे, चलो आजम अगेन अ बैट्समैन, वो 6 पे आ रहा है। तो मुझे अंडर यूटिलाइज लग रहे हैं, लोगों को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ये बात हम काफी अरसे से करते जा रहे हैं कि इफ्तिखार इज अ गुड इनफ प्लेयर टू एक्चुअली बॉल 1, 2, 3 ओवर्स। आप उसे बॉलिंग नहीं करवाते, फिर उसको नंबर 7 पे बेचते हैं। ही इज अ फार बेटर बैट्समैन एज
इन रेफरेंस टू द पॉइंट कि वो लंबा लेके इनिंग्स को चल सकता है, तो आप उसको क्यों नहीं 5वें 6ठे नंबर पे बेचते, आप उसको हमेशा 7वें नंबर पे बेचते हैं। ले जी, ये सवाल आपका आ गया जी। हसनैन बताइए ना, आप क्यों नहीं खिलाते? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अच्छा पुट किया जवाद साहब ने। जवाद साहब क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझते हैं। इफ्तिखार अहमद का मसला मैं आपको बता देता हूं। जवाद साहब बेसिकली थोड़े से मासूम शख्स भी है, इतनी ज्यादा तनकीद भी नहीं करते, बड़े डाई आउट फैन है। जवाद साहब मसला ये है कि जब 43 साल का बंदा पाकिस्तान की टीम में 33 साल उम्र लिखवा के खेलेगा और वो स्लिप पे कॉर्डन पे कैच ड्रॉप करेगा, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो 3 ओवर भी करवाए, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 11वें ओवर में आए और आके कैरी ऑन करे टिल 20th ओवर तक। मुझे आप एक इनिंग्स याद दिला दे जहां पे 20 गेंदों पे 40 रन बनाया हो इफ्तिखार ने किसी अच्छी टीम के खिलाफ, या 30 गेंदों पे 60 रन बनाया हो। इफ्तिखार हमेशा, वो एक शेर है ना कि इफ्तिखार गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया, तो इफ्तिखार हमेशा से सजदे में गिर जाते हैं जब वक्त कयाम आता है। आप अपने 2-3 छक्के लगाते हैं, फिर बड़ी रैश किस्म की शॉट खेलते हैं, वो चले जाते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि उनके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, ये कोई माने ना माने। और ये आप हसन भाई से पूछ सकते हैं कि इफ्तिखार की कितनी ज्यादा एज है, जो कि 33 साल है इफ्तिखार, अभी भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें सोचने की जरूरत है, ना इस टीम के स्पिनर काम के, ना इस टीम के फिनिशर काम के। आज मैंने खबर दी थी कि अबरार अहमद को खिलाया जाएगा, और मेरे जराए कह रहे थे कि अबरार अहमद को खिलाया जाएगा, लेकिन अबरार अहमद को ना खिला के आपने अपनी बॉलिंग लाइनअप को वन डायमेंशनल कर दिया कि अमेरिका जैसी टीम को भी पता है कि इनके पास पेस ही पेस है, किसी एक पेसर को मार पड़ गई तो वापस दूसरा ही पेसर आएगा। आप सही कह रहे हैं। अगर आप देखें तो यूएसए 2 गई है आज, और नितेश ने जिस तरह बॉलिंग की है, आप देखिए नितेश लेफ्ट आर्म स्पिनर है और तो बॉलिंग कर रहे थे। बाबर आजम को डाउन द ट्रैक खेले जा रहे थे, बाबर आजम उनको खेला नहीं जाता उनसे, उन्होंने 30 रन देके 3 विकेट्स लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है। और मैं तो क्रेडिट अमेरिका को दूंगा, आज जिस तरह से अगर वो मैच हार भी जाते हैं तो एक लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से क्रिकेट में वो इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। और यही चीज होती है कि हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार की, अगर आपने बात करी तो नो डाउट काफी अच्छे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आपने 24 करोड़ की हवा में कोई ऑप्शन नहीं रखा है, 3 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, एक को फील्डर खिला देते हैं, एक को कभी कीपिंग उतार देते हैं, दूसरे को एज ए बैटर खिला देते हैं। तो मेरे ख्याल में 24 करोड़ की हवा में जो ग्रास रूट लेवल है, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, और जो 6 रीजन बनाए हुए पाकिस्तान में, इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं आपके, वो परफॉर्मर कहाँ गए? आपके पास कोई जरिया नहीं है, कोई प्लेयर्स का मोटिवेशन नहीं है कि आप उनको चांस दें। आप कहीं प्लेयर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस मोहम्मद आमिर, वापस मोहम्मद अम्माद वसीम को आप लेके आ गए हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे कब तक आप क्रिकेट खेलते रहेंगे और खिलाते रहेंगे? मुझे लग रहा है कि हॉकी और स्क्वॉश वाला जो हाल है वो आइंदा चंद सालों बाद मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसी पे जवाब साहब, ज़ाहिर है हसन साहब ने भी जवाब दिया, हसनैन साहब ने भी। अब ज़ाहिर है ये वही सूरत हाल है। आइंदा के मैच में आपको लगता है कि कोई चेंज आएगा टीम में, जो ऑर्डर है उस पर कुछ तब्दीली लाई जाएगी, या वही है जो हमारे यहाँ छोटे होटल्स पे होता है कि यार बस वो दाल और कद्दू है, एक दिन कद्दू एक दिन दाल, एक दिन दाल कद्दू मिक्स कर दिया, वही चलता रहेगा? देखिए, अभी हसनैन भाई ने बहुत अच्छा उस चीज का जवाब दिया। मेरे ख्याल में हसनैन भाई ने अभी 3 लोगों के ऊपर डायरेक्टली नाम लेके उनके बारे में बात की। एक उस्मान खान के बारे में बात की, एक आजम खान के बारे में बात की, अब वो बात कर रहे हैं इफ्तिखार के बारे में भी। बात ये भाई कि अब आपके पास जो टीम में बार बार कह रहा हूँ, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके गाने गाना शुरू करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि भाई अब वो चले गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जो चला गया प्लेयर वो चला गया प्लेयर, अब उसको खेलेगा, चाहे आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। अब आप 3 लोगों को रिप्लेस करने की बात करें, आपके पास बेंच पे है क्या? बैटिंग में आपके पास बेंच पे है क्या? प्रोबेबली आगा होगा बैटिंग में, या इमाद वसीम को वापस अंदर ला सकते हैं, लेकिन आप अभी बात करें 3 प्लेयर्स को रिप्लेस करने की, तो वो 3 प्लेयर्स तो रिप्लेस किसी सूरत हो नहीं सकते। तो आपको जो आपके पास है आपको उसी के साथ गुजारा चलाना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट है, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है, मैं 100% एग्री करता हूँ। ये दोस्ती सिफारशी टोला है, इस बात से भी एग्री करता हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो अब आपका प्लेयर चला गया है, आपको उससे गुजारा चलाना है। अब नेक्स्ट मैचेस की जहां तक आपने बात की, मुझे लग रहा है आजम खान इज ऑलरेडी, इंग्लैंड के आखिरी मैच के बाद बहुत ज्यादा तनकीद हुई। आज के मैच में वो आए और बहुत ही फेयरली सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल था। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सीधा बॉल पड़ नहीं सकता था, जिसपे आजम खान लेग बिफोर हो गए। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक चेंज आप मुझे नजर आ रहा है, दैट प्रॉब्ली वुड बी आजम खान फॉर नाउ। और उसके बाद मुझे लग रहा है दूसरा ये कि जो आपका 4 बॉलर वाली स्ट्रैटेजी है इस पिच के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर, इन कंडीशंस में शायद ये भी उस तरीके से काम ना करे। तो इब्रार को भी आपको किसी ना किसी कैपेसिटी में इन करना पड़ेगा। अब जो पाकिस्तान सा मसला हो गया, जो हमारे साथ आपके साथ मसला हो गया, वो ये हो गया कि शादाब खान द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड सो कॉल्ड,
वो 40 रन कर गए और ये आज हमारे गले पड़ सकते हैं अगले मैच के लिए, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले मैच में जब इमाद के ठीक होने पे शादाब विल नॉट बी द टीम, लेकिन ये 40 रन ठीक है, यकीनन ये हो सकता है। अब ये हो सकता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पे यकीनन अभी मैच जारी है और इस पे ज़ाहिर है कमेंट्स भी आते रहेंगे। मैच का नतीजा जो भी हो, तुम जीतो या हारो, हम आपके साथ हैं, हम अपनी टीम को हौसला देते रहेंगे इस मैच में भी और आइंदा के मैच में भी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।